कितनी अच्छी हवा चल रही है ना शीतल। लगता है आज बारिश होगी। वैसे भी कई दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। अगर बारिश आएगी तो हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। बारिश का तो नाम भी मत ले यार। हर साल जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। हमारे घर की छत बारिश शुरू होते ही टपकने लगती है। पिछले साल तो फिर भी जैसे तैसे करके काम चल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारी छत बारिश को सह पाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार की बारिश में हमारी छत टूट जाए। अरे तू ऐसी बातें मत कर शीतल, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर की छत इतनी कमजोर थोड़ी ना होती है कि बारिश के पानी से टूट जाए। अच्छा, मुझे घर जाने में देरी हो रही है तो मैं चलती हूँ। दोनों कॉलेज से अपने घर के लिए निकल जाती है। शीतल जैसे ही अपने घर पहुंचती है वैसे ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ कि रास्ते में बारिश नहीं आई, वरना मैं तो पूरी तरह भीग जाती। हे भगवान, इस छत ने फिर से टपकना शुरू कर दिया। पिछले साल भी तेरे पिताजी ने इस छत की कितनी मरम्मत की थी, लेकिन हर साल जैसे ही बारिश शुरू होती है ये छत टपकना शुरू कर देती है। तेरे पिताजी घर आएंगे तो उनसे दोबारा से छत ठीक करवानी पड़ेगी। अरे रहने दो माँ, इतनी बारिश में पिताजी को छत ठीक करने के लिए मत भेजना। वैसे भी बारिश की वजह से हर जगह इतनी फिसलन हो जाती है। अगर इतनी फिसलन में कहीं पिताजी का पैर फिसल गया तो परेशानी हो जाएगी। अरे तू भी ना, कैसी बातें करती है। मैं भला तेरे पिताजी को इतनी बारिश में छत ठीक करने के लिए क्यों भेजूंगी। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं उन्हें ठीक करने के लिए कहूंगी। कुछ देर तक जोरदार बारिश चलती रहती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो शीतल के पिताजी भी घर आ जाते हैं। अरे आ गए आप। अरे आप तो पूरी तरह से भीग गए। आप जाकर अपने कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। अरे मेरी छोड़ो, लेकिन ये पूरा घर गीला क्यों हो गया है? आप जानते तो हो, बारिश शुरू होते ही छत टपकने लगती है। जितनी देर बारिश हुई उतनी ही देर छत टपकती रही। इसी चक्कर में घर में पूरा पानी भर गया था। पूरे घर का पानी अभी निकाला है। थोड़ी देर में ये गीला फर्श भी सूख जाएगा। अच्छा, जब तक ये फर्श सूख रहा है तुम मेरे लिए खाना लगा दो। मैं खाना खाकर छत की मरम्मत कर दूंगा। मोहन खाना पीना खाता है। तब तक बारिश का पानी भी बाहर सूख जाता है। वो छत के सहारे सीढ़ी लगाकर छत पर जाकर छत की मरम्मत करने लगता है। लेकिन बारिश की वजह से छत पर फिसलन हो गई थी, जिस वजह से छत पर पैर फिसलने की वजह से वो सीधा नीचे आकर गिरता है। हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई। कोई तो आकर मुझे उठाओ। माँ, ये तो मुझे पिताजी की आवाज लग रही है। कहीं उन्हें चोट तो नहीं लग गई। मोहन की आवाज सुनकर दोनों घर के बाहर की तरफ भागती है, तो उन्हें मोहन कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो दौड़ती हुई घर के पिछले वाले हिस्से की तरफ जाती है, जहां मोहन गिरा हुआ था। अरे पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आप यहाँ पर कैसे गिर गए? बस क्या बताऊं बेटा, छत साफ करने गया था, उसी में पैर फिसल गया। बहुत जोर से कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ कि मुझे हड्डी में चोट नहीं लगी, वरना हाथ पैर ही टूट जाते। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे माँ, अभी ये सब बातें छोड़ो और पिताजी को अंदर लेकर चलो। दोनों मोहन को सहारा देकर घर में लेकर आती है, तो शीतल अपने पिताजी की कमर में दवाई लगाती है। थोड़ी देर बाद मोहन की कमर का दर्द भी थोड़ा कम हो जाता है। भगवान की दया से अब रात को बारिश ना आ जाए, वरना फिर से ये छत टपकना शुरू कर देगी। मोहन का तो ऐसा कहना था कि रात को फिर से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश में उनकी छत से बहुत जोर जोर से पानी टपकने लगता है और उनकी छत की पपड़ी भी टूटकर गिरने लगती है। मुझे तो लगता है कि ये छत आज टूटकर गिर ही जाएगी। इससे पहले कि ये टूटकर गिर जाए हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए। चलो सुधा, चलो शीतल, जल्दी से हम घर से बाहर चलते हैं। यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं। मोहन की बात मानकर वो लोग उसके साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। वो घर के बाहर निकलते ही है कि तभी उनके घर की छत टूटकर गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अच्छा हुआ कि आपने सही समय पर हमें घर से बाहर चलने के लिए कहा, वरना न जाने आज क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन इतनी मेहनत की कमाई से जो घर बनाया था, आज वो घर भी हमारे सामने टूट गया। अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? परेशान मत हो सुधा, हमें उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा।
तुम चिंता मत करो माँ, हम अभी मेरी सहेली पिंकी के घर चलते हैं, बाकी घर की मरम्मत करवा लेंगे। लेकिन इतनी बारिश में यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका घर यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है, हम थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। वो लोग बारिश में भीगते हुए घुटनों तक भरे हुए पानी में चलकर शीतल की सहेली पिंकी के घर पहुँचते हैं। पिंकी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उन सब की ऐसी हालत देखकर उन्हें जल्दी से घर के अंदर ले आती है। अरे, आप सब तो बहुत बुरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन आप सब इतनी रात को यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? शीतल पिंकी को सारी बात बताती है तो पिंकी को भी उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से शीतल के मम्मी पापा को गेस्ट रूम में भेज देती है और शीतल को अपने कमरे में ले जाती है। मैं जानती हूँ शीतल कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू इतनी परेशान मत हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। बाकी घर की छत टूट गई है तो तुम कुछ दिन में उसकी मरम्मत करवा लेना। मैं जानती हूँ यार कि बात बहुत छोटी सी है, बस हमें छत की मरम्मत ही तो करवानी है। लेकिन पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। हर महीने पापा मेरी पढ़ाई के लिए हुए कर्जे की किश्तें भरते हैं। पापा छत की मरम्मत कर रहे थे तो वो छत से नीचे गिर गए थे। भले ही वो हमें ना बता रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनकी कमर में बहुत दर्द है। यहाँ पर आते हुए भी वो अपनी कमर को पकड़कर चल रहे थे। एक तो कर्ज के किश्ते, ऊपर से छत की मरम्मत करवाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं बस यही सोच रही थी कि अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाती तो मैं ये सारा खर्चा उठा लेती। वैसे बातें तेरी ठीक है यार, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले पता नहीं तुम्हें नौकरी मिल पाएगी भी या नहीं, लेकिन एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं। शीतल अगले दिन जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। देखिए, अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी हमारे यहाँ जॉब करना चाहती हैं तो पहले आपको 3 महीने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको सैलरी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, उसके बाद हम हर मंथ आपको ग्रेजुएट होने तक 5,000 रुपए सैलरी देंगे। सर, मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप 3 महीने बाद की सैलरी मुझे अभी दे सके तो मैं ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद 3 महीने तक सैलरी नहीं लूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको बिना ग्रेजुएशन के कोई जॉब चाहिए तो आप किसी कॉल सेंटर में जाकर अप्लाई कीजिए, हो सकता है वहां पर आपको सैलरी मिल जाए। मैनेजर की बात सुनकर शीतल एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो थोड़ी ही देर में वहाँ से वापस आ जाती है। वो जैसे ही कॉल सेंटर से बाहर निकलती है, वैसे ही बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। वो खुद को भीगने से बचाने के लिए एक शेड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ बगल में ही एक भुट्टे वाला भुट्टा बेच रहा था। उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी शीतल के मन में एक ख्याल आया, इस समय मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही कोई काम शुरू कर दूं। बारिश के मौसम में वैसे भी सब लोग भुट्टा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं भुट्टे की भेल बनाकर बेचना शुरू कर दूं। इससे हमारा खर्चा पानी तो अच्छे से निकल जाएगा और मैं पिताजी के किस्तें भी भर दूंगी। लेकिन मेरे पास एक काम शुरू करने के पैसे तो है ही नहीं। शीतल ये सोचकर पिंकी के घर वापस आ जाती है। वो पिंकी को ये सारी बात बताती है। अरे, तो तू चिंता क्यों करती है? अगर तुझे अपने काम के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। पिंकी शीतल को काम शुरू करने के लिए पैसे दे देती है। उन पैसों से शीतल अपना भुट्टा भेल का एक ठेला खोलती है। भुट्टा भेल ले लो, गरम गरम भुट्टा भेल ले लो, चटपटी मसालेदार भुट्टे की भेल ले लो। अरे वाह, भुट्टे की भेल! ये तो मेरी दादी बचपन में बनाया करती थी। मुझे तो इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर ये मिलती ही नहीं। अच्छा हुआ कि आज मुझे खाने के लिए मिल गई। मुझे जल्दी से एक नहीं 2 प्लेट भुट्टा भेल दे दीजिए। शीतल जल्दी से ग्राहक को भेल बनाकर देती है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है, और इसके अंदर आपने जो प्याज, टमाटर और खीरा काट कर डाला है वो भी बहुत ताजी है। इसकी वजह से इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ गया है। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में तो ये गर्मा गर्म भुट्टे की भेल खाकर मजा ही आ गया। बारिश के मौसम में बहुत सारे लोग शीतल के ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। शीतल सभी को जल्दी जल्दी भेल बनाकर देती है। कुछ ही समय में उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है।
तो वो कुछ ही महीनों में अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका देती है और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा लेती है। लगभग 1 साल बाद जब उसका कॉलेज खत्म हो जाता है तो वो 2 भुट्टे की भेल के ठेले खोलती है, जिसमें से एक ठेले को उसके मम्मी पापा संभालने लगते हैं। उसके पास जब अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है तो वो अपनी सहेली से उधार लिए पैसे उसे वापस करती है। अगर तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने आज हमारे क्या हालात होते। तुम असल मायने में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। शीतल की ये बात सुनकर पिंकी उसे गले से लगा लेती है। पिंकी जैसी सच्ची सहेली की वजह से शीतल अपना भुट्टा भेल का काम आज इस मुकाम तक पहुंचा पाई थी। ये कहानी सारंगपुर नाम के एक गांव की है, जहां सुमित्रा अपने पति किशोर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति एक गरीब मजदूर था जो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, लेकिन उनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। इसलिए किशोर का हाथ बटाने के लिए उसने एक ढाबे पर खाना बनाने का काम शुरू किया। जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलते क्या तेरे? ग्राहक कब से बाहर बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं। बस सब बन गया मालिक, अभी खाना लगा रही हूँ। सुमित्रा ग्राहकों को खाना परोसती है। सभी ग्राहक बड़े ही चाव से सुमित्रा के हाथ का बना खाना खाते हैं। वाह भाई वाह, क्या अंडा करी बनाई है, खाकर मजा आ गया। सुमित्रा दीदी, जब आप एग करी इतनी अच्छी बनाती हो तो अंडे की और डिशेस बनाने का ट्राई क्यों नहीं करती? आजकल तो अंडे की तरह तरह की डिशेस आ रही हैं। बस भैया, ये छोटा सा ढाबा है हमारा, इसमें कितनी तरह का खाना रखेंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। ठीक है भैया। वैसे सुमित्रा बहन, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये लो, इसके लिए मैं तुम्हें अलग से 100 रुपए देता हूं। फंसी फंसी। कितने कपड़े और? एक और? ये प्रिंट, वो कलर, ये स्टाइल, ये शिमर। फर्स्ट बर्थडे नहीं, 5th है, रिमेम्बर? फंसी 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 अबाउट फैब्रिक्स। फिटिंग के चक्कर में पुअर बॉय डूइंग जिम्नास्टिक्स। फंसी 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 फंसी। फर्स्ट वॉक के लिए फंसी, नई ड्रेस क्यों मंगवाई? फंसी फंसी फंसी। Why so fussy? Now the look is perfect. Yeah, right. You know what? हम मम्मियाँ लुक्स को लेके फंसी होती हैं, इसीलिए हमारे बच्चे फैंटास्टिक दिखते हैं। फंसी इज फैंटास्टिक। Got it? Got it. बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुमित्रा वो पैसे लेकर अंदर रसोई में जाती है। तभी राम सिंह भी उसके पीछे पीछे रसोई में जाता है और उससे पैसे छीन लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? आपने मुझसे मेरे पैसे क्यों छीने? क्योंकि इन पैसों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये ढाबा मेरा है। इस ढाबे में आने वाले हर पैसे पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन उस ग्राहक ने खुद से मुझे ये पैसे दिए। हाँ तो क्या हुआ? अब तुम मुझसे इस बारे में बहस करेगी? आज के बाद अगर कोई ग्राहक तुझे पैसे दे तो तू सीधे लाकर मुझे देगी, वरना तेरी पूरे महीने की पगार काट लूंगा। और तूने आज जिस तरह से मुझसे बात की है उसके लिए मैं तेरी आधे दिन की पगार काट लूंगा। भला ये क्या बात हुई? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पूरे दिन बड़ी ही मेहनत से काम किया है। नहीं दूंगा, जा कर ले जो जाके करना है। ढाबे का मालिक राम सिंह एक बहुत ही लालची आदमी था। वो अक्सर सुमित्रा के साथ ऐसा ही करता था। जब भी सुमित्रा को ढाबे पर आने में देर हो जाती तो भी वो उसके पैसे काट लेता था। सुमित्रा परेशान होकर अपने घर आ जाती है। क्या बात है सुमित्रा, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? आज फिर से तुम्हारे मालिक ने तुमसे कुछ कहा है क्या? उसका तो अब हर रोज का हो गया है जी। मेरा तो मन भी नहीं करता अब उस ढाबे में जाकर काम करने का, लेकिन बस मजबूरी की वजह से मुझे उसके वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। नहीं सुमित्रा, अगर तुम्हारा वहां पर काम करने को मन नहीं करता तो तुम वहां पर मत जाओ। मैं कोई और काम ढूंढता हूँ जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। माँ, आज तुम खाने में क्या बना रही हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। मैं खोलकर देखता हूँ।
चिंटू जैसे ही दरवाजा खोलकर देखता है तो उनके घर के बाहर एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। क्या सुरेश जी घर पर है? नहीं अंकल, ये सुरेश अंकल का घर नहीं है। सुरेश अंकल का घर तो वो सामने वाला है। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू। डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। चिंटू दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन डिलीवरी बॉय के हाथ में पिज्जा को देखकर चिंटू का पिज्जा खाने का मन हो जाता है। माँ, उस पिज्जा को देखकर मेरा भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तुम आज घर पर पिज्जा बनाओ ना। लेकिन बेटा, पिज्जा बनाने के लिए तो मुझे मैदा चाहिए और मैदा तो घर पर है ही नहीं। कोई बात नहीं माँ, घर पर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, तुम अंडे से आमलेट पिज्जा बना लो। आमलेट पिज्जा? हाँ माँ, आमलेट पिज्जा, बस मैदा के जगह अंडा लगा देना। मैंने एक बार मेरे स्कूल के बाहर अंकल को बनाते हुए देखा था। सब कहते हैं कि आमलेट पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरा भी बहुत बार आमलेट पिज्जा खाने का मन करता है, लेकिन मेरे पास उसे खाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए कभी खाया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं घर पर ही तुम्हारे लिए आमलेट पिज्जा बना देती हूँ। सुमित्रा टमाटर से पिज्जा सॉस बनाकर तैयार करती है। फिर वो तवे पर अच्छी तरह तेल लगाकर उस पर अंडे फेंट कर डाल देती है। उसके ऊपर वो घर पर बनाई हुई पिज्जा सॉस और घर पर रखी हुई सारी सब्जियां लगा देती है। थोड़ी देर में ऑमलेट पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है। वाह माँ, इस ऑमलेट पिज्जा की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे जल्दी से खाने को दे दो। हाँ हाँ बेटा, बस 1 मिनट रुको, मैं सबको आमलेट पिज्जा खाने को देती हूँ। सुमित्रा आमलेट पिज्जा के टुकड़े करती है और सभी को एक एक टुकड़ा खाने के लिए देती है। वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, इसका स्वाद तो सचमुच बहुत अच्छा है। हाँ सुमित्रा, तुमने वाकई में ये कमाल का ऑमलेट पिज्जा बनाया है। मैं तो कहता हूं तुम बाजार में अपना ऑमलेट पिज्जा का ठेला लगा लो। सच में तुम्हारा ये काम बहुत चलेगा। बात तो आपकी ठीक है जी, लेकिन हमारे पास अपना काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कैसे बाजार में जाकर अपने आमलेट पिज्जा का ठेला लगाऊंगी। तुम उसकी चिंता मत करो सुमित्रा, मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और जैसे ही तुम्हारा काम चल पड़ेगा तो मैं सेठ जी को उनके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जी। किशोर सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर सुमित्रा के लिए एक आमलेट पिज्जा का ठेला खोलता है। सुमित्रा जैसे ही बाजार में आमलेट पिज्जा बनाना शुरू करती है, वैसे ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। बहन जी, मैंने तो पहले कभी ऑमलेट पिज्जा नहीं देखा, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप जल्दी से मेरे लिए एक ऑमलेट पिज्जा बना दीजिए, ऊपर से थोड़ा चीज ज्यादा डाल देना। ठीक है भैया। सुमित्रा उस ग्राहक को आमलेट पिज्जा बनाकर देती है, तो ग्राहक उसे खाकर अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह दीदी वाह, क्या ऑमलेट पिज्जा बनाया है। इसका स्वाद तो मैदे वाले पिज्जे से भी बहुत अच्छा है और साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है। ना तो इसमें मैदा है, ऊपर से अंडे की वजह से इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, तो मैं इसे हर रोज खा सकता हूं बड़े आराम से। थोड़ी देर बाद सुमित्रा के ठेले के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है और शाम तक सुमित्रा के सारे आमलेट पिज्जा बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई। इतने पैसे तो मैं सेठ जी के पास पूरा महीने काम करके भी नहीं कमा पाती थी। मेरी आधी पगार तो वो बेमतलब ही काट लेते थे। सुमित्रा का आमलेट पिज्जा का काम शुरू करते ही उसका काम तो बहुत अच्छा चला, लेकिन जब से उसने ढाबे पर काम करना बंद किया, तब से ढाबे का काम बिल्कुल बंद हो गया। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उस दिन उसके पैसे छीन लिए और उसकी आधे दिन की पगार भी काट ली। जब से सुमित्रा मेरा काम छोड़ कर गई है, तब से लोगों ने तो मेरे ढाबे पर आना ही बंद कर दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो तो बहुत गरीब है, मजबूरी में यहाँ काम करती थी। पहले तो पगार काटने पर कभी उसने नौकरी नहीं छोड़ी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो काम पर लौट कर ही नहीं आई। राम सिंह ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर काम करने वाला छोटू बोलता है, आपको पता नहीं क्या सेठ जी, सुमित्रा दीदी ने बाजार में अपना ऑमलेट पिज्जा का ठेला लगा लिया है। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, अब वो दोबारा आपके ढाबे पर लौट कर नहीं आएंगी।
अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी वजह से मेरा काम बंद हो गया है, तो मैं उसका काम भला कैसे चलने दूं? उसे तो मैं अपने ढाबे पर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसके ऑमलेट पिज्जा के काम को चौपट कर दूंगा। राम सिंह कुछ गुंडों को बुलाकर उन्हें पैसे देता है। ध्यान से मेरी बात सुनो। और इस औरत का बाजार में एक ठेला है। तुम्हें उस ठेले को तोड़कर तहस तहस करना है। तुम्हें इसे इतनी बुरी तरह डराना है कि ये बाजार में दोबारा अपना ठेला खोलने की हिम्मत ना करे। ठीक है। गुंडे अपने हाथों में हॉकी स्टिक लेकर बाजार में पहुंचते हैं। ए ऑमलेट पिज्जा वाले, ध्यान से हमारी बात सुन। हाँ बोलिए भैया। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अभी के अभी इस ठेले को लेकर यहां से चले जा। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर उसके बाद तू मुझे यहां दिखाई दी तो तेरे ठेले को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये तुम मुझसे किस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और आखिर तुम हो कौन जो मुझे इस तरह धमकी दे रहे हो? हमें राम सिंह ने भेजा है, जो ढाबे का मालिक है। हम तुम्हारे ठेले को बर्बाद कर देंगे, वरना खुद ब खुद अपना ठेला बंद करते। वो राम सिंह अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लेकिन इस बार मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। जाकर कह दो उससे कि सुमित्रा अपना आमलेट पिज्जा का ठेला बंद नहीं करेगी। हमें उसे ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ही हम तेरे इस ठेले को तोड़ देंगे। अच्छा, तो मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? तुम्हें तो अब यहाँ के लोग ही बताएंगे। क्या मतलब? अभी बताती हूँ। भैया, आप लोग मेरी मदद करो। ये दोनों मेरे ठेले को तोड़ने आए हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। सुमित्रा की आवाज लगाते ही आसपास के सभी दुकान वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ सुमित्रा बहन, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? इन दोनों आदमियों को मेरे पुराने ढाबे के मालिक ने भेजा है। ये कह रहे हैं या तो तुम अपने आप अपने इस ठेले को यहाँ से हमेशा के लिए हटा लो, वरना हम इस ठेले को तोड़ देंगे। अच्छा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि सुमित्रा बहन को ऐसी धमकी दो? तुम लोगों को तो हम बताते हैं। सभी दुकान वाले उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई करते हैं। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उसके बाद सुमित्रा पुलिस स्टेशन में अपने ढाबे की मालिक की कंप्लेंट करती है। उस दिन के बाद सुमित्रा को फिर कभी कोई परेशान नहीं करता और सुमित्रा अच्छी तरह अपने ऑमलेट पिज्जा के ठेले पर अपना काम करती है और अच्छा मुनाफा कमाती है।